वेलकम यार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 के लिए। चैप्टर नंबर 11 चूज़ किया हुआ है मैंने, जहाँ पे है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आप नोटबुक लेकर के बैठो, क्यों ये वीडियो पर्टिकुलर देखने से पहले एक बार ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर रीड कर लो, ठीक है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन कैन नॉट सी distinctly object kept behind 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of which power, है ना? तो 2 मीटर की डिस्टेंस से अगर कोई इंसान को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो कौन से पावर का लेंस लगा करके हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में दिया हुआ है +0.5D, -0.5D, +0.2D एंड -0.2D। यहाँ पर जो D है वो डायोप्टर को डिनोट करता है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी। और पता कैसे चला कि माइनस में ही आएगा आंसर? जस्ट रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये जो है आपका मायोपिया है। अगर उसको 25 सेंटीमीटर से पास की चीज़ नहीं दिखाई होती तो होता है ये हाइपरमेट्रोपिया, तब हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस और उसका पावर होता है प्लस में। तो जस्ट बिकॉज ये मायोपिया है तो यहाँ पे लगेगा कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा माइनस में आता है। तो माइनस वाले आंसर अपने पास दो ही हैं, एक तो बी है ऑप्शन में 0.5D और ऑप्शन नंबर डी है 0.2D। तो अब पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। अगर जिस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है पर्टिकुलर, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर के ऊपर डिस्टेंस पे है तो मुझे वहाँ पे ही फोकस करना पड़ेगा, राइट? तो फोकल लेंथ कितना है? 2 मीटर, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 डायोप्टर, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट he is not able to read the letters written in textbook. Which of the following statement is correct? राइट, एक स्टूडेंट है जिसको दूर की चीज़ें तो अच्छे से दिखाई दे रही है ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है, बट उसकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो उसको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या होगा पर्टिकुलर ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ऑप्शन ए है कि द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज़ रिसीड अवे। दूसरा है बी, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई कम क्लोजर टू हिम। तीसरा है द फार पॉइंट ऑफ हिज आई कम क्लोजर टू हिम। एंड डी है द फार पॉइंट ऑफ हिज आइज रिसीड अवे, यानी कि दूर जा चुका है, राइट? तो चूज़ द आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों है? बिकॉज देखो, ध्यान समझना, अगर उसको पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब हुआ है हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में जो भी इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे की साइड बनती है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, उसका नियर पॉइंट जो है आइज़ का वो रिसीड अवे हो चुका है, मतलब जहाँ पे इमेज बनना चाहिए उससे दूर बन रहा है, राइट? तो दूर बन रहा है, इसकी वजह से उसको हाइपरमेट्रोपिया है, और दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स इन हिज नोटबुक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रिज्म दिए हुए हैं। अब आपको बताना है करेक्ट प्रिज्म कौन सा है, डिस्पर्जन शो करता है। क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। अ प्रिज्म ABC विथ BC अ बेस। BC क्या है इस डायरेक्शन में? बेस है। प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन में इसको रखा हुआ है। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सोन इन फिगर 11.1। तो इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि कैसे वाइट लाइट इसके ऊपर आ रही है। In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds the color of the sky? तो ऐसा बोल रहा है कि कौन से डिस्पर्जन में जो ऊपर से तीसरा कलर होगा वो होगा स्काई का कलर, यानी ऊपर से तीसरा ब्लू होना चाहिए, ऐसा कलर कौन से कॉरस्पॉन्डिंग में आएगा, राइट? तो बस आपको ऑप्शन चूज़ करना है ABCD में कि पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। अब याद रखना कि मैं सबसे पहले आपको एक नॉर्मल चीज़ें समझा देता हूँ कि कोई भी ओरिएंटेशन में अगर प्रिज्म रखा हो तो सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं। ए वाले ऑप्शन के अंदर में आप देखो BC के पास से आ रहा है आपका लाइन, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आता है विबग्योर, बट विबग्योर बन रहा होता है कहाँ? नीचे की साइड से, नीचे के डायरेक्शन से बनता है, ऊपर में रेड आता है। तो अगर यहाँ पर देखो तो फर्स्ट ओरिएंटेशन में जो आपका ब्लू कलर है विबग्योर, राइट? तो VIB, बी किस पे आ रहा है? नीचे से तीसरे नंबर पे आ रहा है, बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऊपर से तीसरे नंबर पे आना चाहिए, राइट? तो इसी का एग्जैक्ट अपोजिट वाला जो ओरिएंटेशन है वो आएगा इसका आंसर। इसका ही एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा है? जो सेकंड वाला डायग्राम है वो। तो सेकंड डायग्राम के अंदर में हम लाइट नीचे से भेज रहे हैं तो विबग्योर बनेगा ऊपर की डायरेक्शन से, ऊपर होगा सबसे ऊपर वॉयलेट, नीचे होगा इंडिगो, देन होगा ब्लू। तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एज नून द सन अपीयर्स वाइट एज।
तो सन वाइट क्यों अपीयर होता है नून के अंदर में, ये आपको बताना है इसमें। ऑप्शन है कि लाइट इज़ लिस्ट एक्सकैटर्ड। ऑप्शन बी, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। ऑप्शन नंबर सी, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ऑप्शन नंबर डी, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका सन है वो वाइट क्यों दिख रहा है उसका आपको आंसर देना है, राइट। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में अगर आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन के अंदर में कौन सी फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर रेनबो फॉर्मेशन आता है तो आपको भी ये तीनों फिनोमेना एक्सप्लेन करना होता है वन बाय वन। तो ऑप्शन है ए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चूज़ द आंसर नाउ। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले तो होगा जब लाइट एंटर होगी एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में, तो सबसे पहले इसका होता है रिफ्रैक्शन। दूसरे बाद में जो रिफ्रैक्शन होने के बाद में जो वाइट लाइट एंटर होती है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के बाद में वो इंटरनल सरफेस से टकरा करके लाइट वापस से बाहर की साइड में आती है, इसकी वजह से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तीनों प्रोसेस बैक टू बैक होती हैं, दैट्स वाई जो रेनबो फॉर्म होता है आपका। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट, राइट। जो स्टार ट्विंकल करते हैं कौन सी वजह से स्टार ट्विंकलिंग होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है द डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ऑप्शन नंबर बी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ द वेराइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स। तो चूज़ करो अपना ऑप्शन, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ वेराइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो जो स्टार हैं अलग अलग लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे आपको पता है सबसे लोअर में है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ जाता है ऑक्सीजन, देन आएगा नाइट्रोजन, सबसे ऊपर में है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन। तो इन सारी लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा, और बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ही जो आपका स्टार है वो ट्विंकलिंग करता है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। जो आपका क्लियर स्काई है वो ब्लू कलर में क्यों विजिबल होता है, आपको यहाँ पे ये बताना रहेगा। तो ऑप्शन में है ब्लू गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी, वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ द अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर डी, लाइट ऑफ ऑल कलर इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जो स्काई ब्लू दिखती है ये रीज़न ये है कि वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर मोर देन द लाइट्स ऑफ द ऑल कलर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इनके भी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होने का एक रीज़न है कि जैसे ही ऊपर से लाइट आती है ना, तो सबसे पहले हो जाता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के बाद में जो सबसे पहले वायलेट लाइट आती है उसको तो ओजोन लेयर के अंदर ही सारा का सारा स्कैटर हो जाता है, बट ओजोन के बाद में आता है आपका इंडिगो, देन ब्लू। तो ब्लू कलर की भी लाइट स्कैटर होती है वहाँ पे एटमॉस्फेयर में। यही रीज़न है कि जो आपका आसमान है वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर में। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है इसका, साइंटिफिक रीज़न के लिए भी वो पूछते हैं, तो ये मोस्ट IMP है। इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी है जो आंसर है इसका, कि वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन ऑल अदर कलर बाय द एटमॉस्फेयर। बाकी के कलर के कंपेयर में जो वायलेट एंड ब्लू लाइट का स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होता है, एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि इनका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है इसकी वजह से। बाकी के जो कलर के लाइट हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उनकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपागेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ द वाइट लाइट इन एयर। ओके, ऑप्शन है इसमें रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, बी है कि ब्लू लाइट मूव फास्टर देन द ग्रीन लाइट। ऑप्शन नंबर सी, ऑल कलर ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। डी है येलो लाइट मूव विद द मीन स्पीड देन द रेड एंड द वायलेट लाइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर विच ऑफ द वाइट लाइट इन एयर। तो जब आपकी वाइट लाइट
मतलब एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जब तक डिस्पर्जन नहीं हुआ है, राइट, अभी मतलब सारे के सारे जो वाइट लाइट के अंदर ही हैं, बीम के फॉर्म में है, तो जब वाइट लाइट ट्रैवल कर रही है तो सारे के सारे कलर सेम स्पीड में ट्रैवल करेंगे। बट आफ्टर डिस्पर्जन की अगर बात करें तो रेड सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा और ब्लू थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगा। बट यहाँ पे आफ्टर डिस्पर्जन नहीं बोला है, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द कलर ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। सारे कलर के जो हैं एक ही स्पीड के साथ में ट्रैवल करेंगे, राइट। Now the question number 9. The danger signal installed at the top of the tall buildings are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light, okay, तो सबसे ज़्यादातर कैसा बोला हुआ है कि जो रेड कलर का सिग्नल के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग के ऊपर में भी रखते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी रखते हैं। तुमने देखा होगा कोई भी डेंजर के जो साइन है वो रेड कलर से ही बनाते हैं। तो इसका पूछा है कि रीज़न क्या होता है, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका, राइट। ऑप्शन नंबर ए है कि इज़ स्केटर मोस्ट बाय द स्मोक, मतलब जो रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्केटर होती है इसकी वजह से। ऑप्शन नंबर बी है स्केटर द लीस्ट बाय स्मोक और फ्रॉग, ओके। ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्मोक और फ्रॉग, ओके। नाइदर। ऑप्शन नंबर डी मूव फास्टेस्ट इन एयर, ओके, सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है इसकी वजह से। तो जो आंसर राइट है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इज स्कैटर्ड एट लीस्ट बाय द स्मोक और फॉग। ये तो रीज़न सही है कि वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, बट ये ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न नहीं है। इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है स्मोक और फॉग की वजह से, तो इसकी वजह से इसका डेंजरस सिग्नल में इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर कोई दूसरी कलर की लाइट इस्तेमाल करी तो वो थोड़ी देर के फॉग में ही ट्रैवल करने के बाद स्कैटर्ड हो जाएंगी, देन दूर से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको लाइट विजिबल भी नहीं होगी। बट अगर रेड कलर की लाइट है तो वो विजिबल होगी दूर से ही, बिकॉज इसका स्कैटरिंग कम होता है, ठीक है। किसकी वजह से स्कैटरिंग होगा, तो स्मोक और फॉग की वजह से, याद रखना है आपको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise and sunset? तो सनराइज़ और सनसेट की जब सिचुएशन होती है तो ऐसे कंडीशन में कौन सा फिनोमेना है लाइट का जिसकी वजह से जो सन है वो रेड कलर में आपको विजिबल होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ, राइट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होती है, इसकी वजह से आपको रेड दिखेगा। जस्ट बिकॉज अब मॉर्निंग का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है, तो ऐसे कंडीशन में लाइट को बहुत ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ता है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से उसका स्कैटरिंग होता है। तो बाकी के कलर की लाइट जो होती हैं वो सबसे पहले स्कैटर हो जाती हैं बिकॉज उनकी वेवलेंथ कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो सबसे लीस्ट स्कैटर होता है, तो इसके लिए वो आपको एंड तक विजिबल होता है। बाकी कलर के लाइट स्कैटर होकर बिखर जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, राइट। इतना याद रखना है आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज़ ड्यू टू, वाटर का जो ब्लू कलर होता है वो क्यों होता है, ऐसा पूछा हुआ है। ऑप्शन ए द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड द अदर प्लांट फाउंड इन द वाटर, मराइन वाटर के अंदर में एल्गी और प्लांट्स होते हैं, उसकी वजह से क्या ब्लू होता है। दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, और तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और चौथा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी। तो चूज़ द आंसर नाउ। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई इन वाटर। जस्ट बिकॉज आपका स्काई ब्लू कलर में विजिबल ऑलरेडी होता है तो उसी का रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से ही आपको जो डीप सी है उसका कलर भी कैसा दिखेगा, आपको ब्लू दिखेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन लाइट रेज एंटर इन द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट द विच स्टेट, ओके। तो सबसे पहले जब लाइट की रेज हैं ह्यूमन आई के अंदर एंटर हो रही है तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पर होगा, तो क्रिस्टलाइन लेंस में, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। तो अब का आंसर हो जाता है इसका आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। याद रहेगा आपको कि जो कॉर्निया का सबसे आउटर सरफेस होता है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर में है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स आर व्हाट, है ना। जब फोकल लेंथ आई की कब इंक्रीज़ होगी, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। याद रखना है कि फोकल लेंथ हमें लेंस का जो है बढ़ाना है, और कौन सा लेंस होता है अंदर, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, जब लेंस थिनर होता है तब, और आर कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिकर,
आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिकर, आर कॉन्ट्रैक्ट एंड लेग्स बिकम थिनर। तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। एक कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको जब खींचोगे तो वो अपनी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट डालेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर। अगर फोकल लेंथ तुम्हें लाइट की मतलब लेंस की बढ़ानी है तो ऐसे कंडीशन में जो लेंस है उसको थोड़ा थिन बनाना पड़ेगा। थिक बनाओगे तो फोकस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो थिक लेंस होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, तो पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ उनका कम होगा, ठीक है। याद रहना है आपको ये लॉजिक कि जब पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगा, और पावर कब ज़्यादा होगी, जब लेंस जितना ज़्यादा थिक होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। अगर लेंस पतला सा है, नॉर्मल सा है, तो ऐसे कंडीशन में पावर कम है तो इसका फोकल लेंथ बहुत दूर है, ठीक है। तो यार ऐसे याद रहेगा इसमें कि व्हेन द सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, तो ऐसे कंडीशन में ही जो आपका पर्टिकुलर फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको चूज़ करके बताना है। ऑप्शन ए, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऑप्शन नंबर बी, a person with hypermetropia can nearby see the object clearly. Option number C, a person with myopia can see nearby object clearly. Option number D, a person with hypermetropia can not see the object clearly. वैसे बता दो मैं आपको, ह्यूमन आई के ऊपर पहले से एक वीडियो आ चुका है, आपको ऊपर दिख रहा होगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा, तो इसको देखने से पहले आपको इसको भी एक बार देख सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि क्या डिफरेंस है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया देखो मुझे हो रखा है, मायोपिया में क्या होता है, आपको कॉन्केव लेंस लगाते हैं और मुझे दूर की चीज़ें नहीं दिखती, दैट्स व्हाई आई एम वियरिंग ग्लासेस, बट पास की चीज़ों में मुझे क्लियरली दिखती है, तो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, देखो सी में क्या है लिखा हुआ है, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको पास की चीज़ें अच्छे से दिखेगी। याद रहेगा आपको, इतना ही था इस वीडियो में। बाकी के इसके आगे के जो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर हैं, तो उसके तो मुझे सेपरेटली वीडियो बनाने पड़ेंगे बिकॉज वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई आपको डाउट्स होते हैं तो यू कैन पुट इन टू द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप पूछ सकते हो मुझसे। कोई अगर आपके पर्टिकुलर डिमांडिंग वीडियोज़ हैं, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है साइंस में, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर अ वीडियो ऑन इट, ओके। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।